चुनाव बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत का अनुमान। लगभग सभी एग्जिट पोल में 350 से ज्यादा सीट मिलने के आसार। विपक्षी इंडी गठबंधन की उम्मीदों को झटका। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में हुआ 59.6% मतदान। सातों चरण में 64.5% से ज्यादा वोटिंग। चंडीगढ़ में करीब 68% वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने गर्मी के मद्देनजर 4 जून को लोगों से घर बैठकर ही चुनाव परिणाम देखने की अपील की। आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से देख पाएंगे नतीजे। और देश में मई 2024 में जीएसटी संग्रह कर 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। हरियाणा में 9,289 करोड़ रुपए हुए एकत्रित। देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए पूरे दिन सटीक विश्लेषण, सही जानकारी सिर्फ डीडी न्यूज हरियाणा पर, जहां आपको मिलेगी हरियाणा और चंडीगढ़ की हर सीट की पूरी अपडेट। के सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे पूरे दिन सिर्फ डीडी हरियाणा पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी? हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी 11 सीटों पर रहेगी विशेष नजर। देंगे पल पल के अपडेट और साथ ही होगा हर सीट का विश्लेषण। लोकसभा चुनाव के मतदान के 7वें चरण की समाप्ति के बाद विभिन्न एजेंसियों के चुनाव पर एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए की ओर से इस बार तमिलनाडु और केरल में खाते खोलने के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में भी एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहने की संभावना जताई गई है। 13 विभिन्न एजेंसियों द्वारा देश की 543 लोकसभा सीटों पर आए एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं कि एनडीए को 361 से लेकर 401, इंडी गठबंधन को 131 से लेकर 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल न्यूज एक्स एनडीए को 371, वहीं बीजेपी में इसको 315, कांग्रेस को 60, अन्य को 47 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत की, तो वहां पर एनडीए को 353 से 368 और इंडी गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल जन में एनडीए को 362 से 392, इंडी गठबंधन को 141 से 161 और अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की, तो यहां पर एनडीए की 359, इंडी गठबंधन को 154 और अन्य को 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल डी डायनामिक्स में एनडीए को 371, इंडी गठबंधन को 125 और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल के बाद भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में भी इस बार भाजपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। आज तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं और 4 तारीख को जब हम मिलेंगे उस समय क्या माहौल होगा। आवर वोट शेयर इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन कर्नाटक एट 48%. Our vote share in Kerala has gone up to 22%. And we are, according to these statistics, Bharatiya Janata Party may emerge as the single largest party in the southern states. हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक व राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने आज रोहतक में आयोजित पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों से चुनाव के संबंध में फीडबैक लिया गया। इस दौरान बराला ने दावा किया है कि पार्टी 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को जो लक्ष्य दिया था उसे पार्टी जरूर हासिल करेगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए बराला ने कहा कि एग्जिट पोल में पूरे देश में लोकसभा सीट का जो अनुमान दिखाया गया है उससे निश्चित तौर पर साबित होता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को दिया था और कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत और लगन के साथ काम किया, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर जो एग्जिट पोल ने एक अनुमान जो दिखाया है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन अनुमानों के आधार पर 400 पार का जो नारा दिया था, उस 400 पार के नारे को पूरा करेगी पार्टी की टीम। और निश्चित रूप से लगता है कि देश की जनता ने उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और हरियाणा प्रदेश में भी, जैसे हम 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीत करके आए थे, 19 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने हमें 10 की 10 सीट के ऊपर आशीर्वाद दिया, तो इसी प्रकार से इस बार भी हमें लगता है, हमें विश्वास है कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर कि हरियाणा प्रदेश में भी जैसे देश में 400 पार जाएगा, वैसे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में मीडिया और सर्वे एजेंसियां निष्पक्ष तौर पर काम कर रही हैं। हार की बौखलाहट में ही राहुल गांधी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। सुभाष बराला ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत का भी दावा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतरघात के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि पार्टी में भीतरघात की बात अभी तक सामने नहीं आई है। देश के अंदर चाहे मीडिया है, चाहे इस प्रकार की सर्वे एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और ठोक बजा करके करती हैं। और इनके अनुमान, वैसे तो अनुमान किसी का भी अनुमान तो अनुमान होता है, ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ज्यादातर एजेंसियों के अनुमान ज्यादातर समय के ऊपर स्टिक रहते हैं। और इन्हीं परिणामों के कारण से, और जो लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, वो धरातल के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार फिर वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मुझे लगता है कि हाशिए पर चले जाएंगे। इस बात की संभावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों के ऊपर रिपीट करने जा रही है। देखिए, मैं कोई भीतरघात की बात मैं नहीं कहूंगा। ये हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता ने अपना 100% दिया हो और कोई कार्यकर्ता 100% ना दे पाया हो, लेकिन भीतरघात की बात अभी तक ऐसी मुझे नहीं लगता कोई है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही घोषित एग्जिट पोल के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों की दिशा तय करते हैं कि मतदान किस ओर गया है। सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ बताया है। कुछ एजेंसियों ने तो 400 पार तक की बात कही है। मेरा भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 पार के आंकड़े वाली बात सही साबित होगी। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मतदान था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसी के साथ ही कई टीवी चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल में भाजपा की बहुमत से सरकार बनती हुई बताई है। साथ ही हरियाणा में एग्जिट पोल में भाजपा को 10 में से 6 या 7 सीटें ही जीतते बताई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल के परिणाम में बदलाव आएगा। प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सोनीपत और सिरसा में भी कमल का फूल खिलेगा। देश और प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिए हैं। देखिए, बहुत मैं आपसे बताऊं, ऐसा इलेक्शन है कि अब के हरियाणा में कोई भी 2-3 लाख से नहीं जीत रहा। जो पहले हुआ 3 लाख से 4 लाख से वो नहीं है। इलेक्शन बहुत फंसे हुए हैं
पर ये है कि इवन कांग्रेस भी मानती है 7 सीट तो वो भी मानते हैं कि इनकी आ रही है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 3 सीटों को कह रहे हैं, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। पर मेरा ये नहीं मानना कि है, रोहतक की सीट भी बड़ी उलझी हुई है, सिरसा में हार नहीं मान रहा और सोनीपत बहुत टफली कंटेस्टेड सीट है। देखिए अगर 3 में हम वो कंटेस्टेड भी मान लें तो भी जो 7 और 3 का रेशो आ रहा है उसमें भी हमारी फिर भी 2 सीट निकलती है, हमारी एक आधी सीट जा सकती है। मैं नहीं मानता। पीछे का दोनों इलेक्शन हम देख लें, अब के मोदी साहब का जो ऑल इंडिया जो सब जगह उनकी सीट बढ़ी है, बीजेपी की सीट बढ़ी है, तो मेरा ये मानना है कि सीटें बढ़ के आएंगी। रणजीत सिंह ने दावा किया कि हिसार लोकसभा सीट से वे 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे और 4 जून को समर्थक जश्न मनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा पर कहा कि पिछले 15 सालों से हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के अलावा यहां कोई चेहरा नहीं था। बिना संगठन के कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण ही हार मिली है। उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के नेताओं ने खूब साथ दिया है। लोकसभा चुनाव का असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। एग्जिट पोल भी साथ तो कह रहा है और एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि पहले से बढ़ के आ रही है। अगर उस आकलन से जाए तो पिछली बार हम 10 के 10 जीते थे और मुझे जो लग रहा है कि हम और ज़्यादा जीतेंगे, उसका रीज़न है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। 15 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था, सिवाय एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा घूम रहा था या शैलजा यहाँ लड़ रही थी, बाकी कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे, सारे एबसेंट थे। कोई कांग्रेस की आपस की फुटबॉल जो फूट थी वो बहुत बड़ी थी, उसका कांग्रेस को बहुत नकारात्मक, लोगों ने जाके पूछा तुम तो इकट्ठे हो क्या, मतलब लोगों का मन ही नहीं था। कांग्रेस लोगों का इलेक्शन लोगों में उठा भी नहीं सकी, ये भी एक कारण रहा। हिसार में आप ये समझो जी 1 लाख के आसपास जीत रहा हूँ, मेरा मार्जिन 10,000 कम हो सकता है, 10,000 बढ़ सकता है, अराउंड 1 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जींद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ सोनीपत लोकसभा से पार्टी के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर कहा कि 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी और जनता का फैसला उन्हें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार SYL, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, कानून व्यवस्था, खेल सहित हर मुद्दे पर विफल रही है। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र की सारी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन न बनने के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने घर घर जाकर लड़ाई लड़ी है और पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। एग्जिट पोल के मैंने बताया 4 तारीख को पता लग जाएगा और हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई थी। ये विफल सरकार है, हर मोड़ पे ये विफलताएं दिखाई हैं। बेरोजगारी जो हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था 2014 में। अब 10 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में हो गया, कानून व्यवस्था की तो ऐसा लगता है सरकार है ही नहीं जैसे। और खेल और खिलाड़ियों को आपने स्वयं देखिए, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, किस तरह जंतर मंतर में उनको तो अब तक न्याय नहीं मिला उनको। कांग्रेस में कोई ऐसी कोई वो नहीं है। कांग्रेस तो अभी संगठन में नहीं है, लेकिन हमारा तो संगठन लोग ही बने हुए थे, घर घर तक कांग्रेस गई हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। मतगणना 4 जून को की जाएगी। 7 चरणों में कुल 64.51% मतदान हुआ है। कल 7वें और अंतिम चरण में पंजाब समेत 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान करवाए गए। कल हुए अंतिम चरण में चुनाव में कुल 62.36% वोटिंग दर्ज हुई। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73.79% मतदान हुआ। वहीं पंजाब में 61.32, चंडीगढ़ में 67.9 और हिमाचल प्रदेश में 70.05% वोटिंग हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बम्पर बहुमत हासिल करते हुए 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। उधर देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारत ने मतदान कर दिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। उनकी सक्रिय भागीदारी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा। मतदान में उनकी मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की भी सराहना की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयोग के समर्पण और सुव्यवस्थित प्रयासों के कारण भारत लोकतंत्र में लोगों की आस्था और प्रगाढ़ हुई है और देशवासियों ने आत्मविश्वास से भरकर मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के कारण मतदान सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ और लोग सहजता से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो पाए। हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से प्रकोप से दौर से गुजर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने 4 जून को घर बैठे ही लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखने की व्यवस्था की है। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम विभाग ने भी गर्मी को देखते हुए घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। भारत चुनाव आयोग के अनुसार 4 जून को मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मतगणना केंद्रों और उसके आसपास केवल प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी ही जा सकेंगे। ऐसे में चुनाव का परिणाम जानने के लिए लोगों को काफी दूर धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है। आमजन व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं को मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही परिणाम जान सकते हैं। इसके लिए उनको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग को हिदायतों के अनुरूप मतगणना जिला मुख्यालय पर बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के छठे चरण में गुड़गांव संसदीय क्षेत्र में 25 मई को हुए मतदान में मतदाताओं की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सराहनीय पहल की गई थी। इस क्रम में गुड़गांव में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 केंद्रों पर मतदाताओं के सहायक बने एनएसएस व एनसीसी के 510 वॉलंटियर्स को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। उपायुक्त ने सभी वॉलंटियरों को समाज सेवाएं निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं के सहायक बन आप सभी ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई यह सेवा अन्य नागरिकों के लिए भी प्रेरणा देने का काम करेगी। जिला में मतदान के पिछले आंकड़ों को देखते हुए मत प्रतिशत में वृद्धि करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था, लेकिन वॉलंटियर्स द्वारा दी गई सेवाओं से मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़ा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पहले जीडीपी बढ़ी तो अब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी खुश करने वाले हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रहा। यह साल दर साल 10% की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लेखागन के बाद मई 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के मई माह तक 3.83 लाख करोड़ के सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में 11.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध राजस्व में 11.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई 2024 में घरेलू सकल जीएसटी राजस्व 15.3% बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का कल समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी ने 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में डूब गए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक नोट साझा किया।
प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद, जब भारत स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है, मुझे भी इस पवित्र स्थान का ध्यान करने का अवसर मिला। मां भारती के चरणों में बैठकर मैं एक बार फिर अपने संकल्पों की पुष्टि करता हूं कि मेरे जीवन का हर पल और मेरे शरीर का हर कण हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी व उत्तर हिस्सों के साथ ही पंजाब व हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश से जहां जनमानस को थोड़ी राहत मिली, वहीं कुछ अन्य जगहों पर प्रचंड गर्मी अभी भी बरकरार है। समूचा उत्तर प्रदेश जहां भी बरसात हुई, वहां थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तलख ही है। आज हम अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ में नमी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में गर्मी ठीक ठाक ही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार तो हैं, लेकिन बड़ी राहत कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। उधर चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 10 से 12 जून के आसपास प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कल शाम करीब 5 बजे मौसम में अचानक बदलाव के साथ गर्मी से कुछ राहत मिली। शहर के कुछ इलाकों में बादल छाए और हल्की हवाएं भी चली। नूंह जिले में कल दोपहर अचानक मौसम के बदलाव देखने को मिला। यहां दोपहर के समय हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद करीब 4 बजे धूल भरी आंधी के बाद हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। इससे पिछले कई दिनों से सूरज की तपिश झेल रहे लोगों को राहत मिली। दिन के अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। हरियाणा के कई अन्य जिलों में भी बरसात की सूचना है। वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान के अलवर जिले में भी बरसात हुई, जिससे अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भीषण गर्मी के चलते न केवल बिजली के कट लग रहे थे, बल्कि बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे थे। बरसात होते ही पार्क और मॉल इत्यादि में लोगों की भीड़ देखने को मिली। हल्की बरसात से लोगों को काफी राहत मिली। इस बार इससे बहुत ही शांति मिली है और अल्लाह आगे भी करेगा। इससे बहुत ही मौसम के हिसाब से बहुत सी टाइम पे हुई है। सारी गर्मी का तापमान डाउन चला गया, नहीं बहुत हाहाकार मचा हुआ था। इतना टेम्परेचर देखने को हमारी सूरत में तो 50, 48, 49, 50 में हुआ तो आया नहीं था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हल्की मोटी बारिश से बड़ी राहत मिली। ठंडी हवा है, मौसम बदल गया है और गर्मी ताती लू चल रही थी, उससे राहत मिली है। बारिश ठीक है जी, हम तो यही संभावना करते बारिश और आज हो बढ़िया हो है, गर्मी से राहत मिलेगी। लोगों ने धर्म भी कर रहे हैं, पानी पिला रहे जगह जगह, बारिश के लिए दुआ मांग रहे हैं लोग। और हम तो यही चाहते हैं कि बारिश 2-4 दिनों और बढ़े। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार लू चल रही थी और तापमान कभी 48 से 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, जिससे लोगों का जीना इतना मुहाल हो गया था कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। आज कुछ आंधी के साथ बरसात आई है और जो धूल भरी आंधी चल रही थी उसमें कुछ राहत मिलेगी। बरसात होने से जो रेत है वो दब गया है। अब थोड़ा लोग जो तापमान है सामान्य डिग्री में आ जाएगा, लोग कुछ राहत भरी सांस लेंगे और बहुत अच्छा माहौल हो गया है। अब जो पेड़ों पे जो मुरझापन आया हुआ था, वो पेड़ भी खिलने लगे हैं। प्रदेश में कई जिलों में अभी भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसके चपेट में मनुष्य और घरेलू मवेशियों के साथ साथ वन्य प्राणी भी आ रहे हैं। वन विभाग ने वन्य प्राणियों के लिए भी विशेष प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकुला में मुख्य प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन विनीत कुमार गर्ग ने बताया कि वन्य क्षेत्र में वन्य प्राणियों को छाया तो मिल जाती है, परंतु पानी का समुचित प्रबंध करने की जिम्मेदारी विभाग के कर्मचारियों की होती है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यानों व 7 वन्य प्राणी विहार, 2 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र व 5 सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्रों में बनाए गए पानी के तालाबों में हर दिन पानी भरा जाता है, ताकि वन्य प्राणियों को पानी की उपलब्धता कराई जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के तीनों चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए कूलर, पंखे, हरी जाली, वाटर कूलर लगाए गए हैं, ताकि जानवरों को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। शिवालिक की पहाड़ियों में बसे खोल रायतन क्षेत्र में बंदरों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों को सजग रहकर जंगली वन्य प्राणियों के बचाव में कदम उठाने की अपील की। तो वन्य प्राणी यदि जंगल में है तो छाया तो वन्य प्राणियों को मिल जाती है, लेकिन पानी की दिक्कत हो जाती है इन दिनों में बहुत ज़्यादा। तो उसको
दूर करने के लिए हमारे जितने भी वन्य प्राणी विहार हैं या दूसरे क्षेत्र हैं उनमें हमने वाटर गजलर्स या वाटर पॉन्ड्स बनाए हुए हैं और उनको हम इस गर्मी के सीजन में वाटर टैंकर से या ट्यूबवेल से भरना सुनिश्चित रखते हैं ताकि वन्य प्राणियों को पीने के पानी की कोई असुविधा ना हो। ये जो हमारे वन्य प्राणी विहार है या नेशनल पार्क है, इसके अलावा हमारे पास हरियाणा में 3 जूज भी हैं। इनके लिए हमने जो एनक्लोजर बनाए हुए हैं उनमें ध्यान रखा है कि वो कंक्रीट का कोई एनक्लोजर नहीं है, थोड़ा जो रूफ है उस पर हमने थैचिंग की हुई है ताकि जो गर्मी है वो कम ट्रांसमिट हो अंदर। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, तो वहीं लोग इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में लगे एयर कंडीशनर का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब एसी के इस्तेमाल ने भी लोगों की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। आखिर क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आग की बढ़ती दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर बिजली घरों में ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगजनी ना हो। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास इन दिनों आगजनी को लेकर कई कॉल्स भी आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आग के कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां आग का कारण एयर कंडीशनर रहे। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 100 में हाई राइज सोसाइटी लोटस बुलेवार्ड में एसी फटने से आग लग गई, जिससे कई फ्लैट्स आग की चपेट में आ गए। एसी फटने और आग लगने के मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण हैं, आइए देखते हैं। गैस लीकेज। कंडेंसर से गैस लीक होने से भी एसी से जुड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गैस कम होने से कंडेंसर पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे वो अधिक गर्म होने लगता है। इससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। गंदे कॉइल। एसी की कूलिंग में कंडेंसर कॉइल अहम भूमिका निभाते हैं। ये हवा से गर्मी को बाहर निकालते हैं। जब कॉइल गंदगी के चलते जाम हो जाता है, तब गैस के सामान्य प्रवाह में दिक्कत होती है। इससे कंडेंसर ज्यादा गर्म होने लगते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए पूरे दिन सटीक विश्लेषण, सही जानकारी सिर्फ डीडी हरियाणा पर, जहां आपको मिलेगी हरियाणा और चंडीगढ़ की हर सीट की पूरा अपडेट। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे पूरे दिन सिर्फ डीडी हरियाणा पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी? हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी 11 सीटों पर रहेगी विशेष नजर। देंगे पल पल के अपडेट और साथ ही होगा हर सीट का विश्लेषण। हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने बंदर के सफेद मोतियाबिंद की सफल सर्जरी की है। हरियाणा में पहली बार इस तरह की सर्जरी हुई है। बंदरों में भी इंसानों की तरह सफेद मोतियाबिंद पाया जाता है। हाल ही में स्थापित पशु नेत्र चिकित्सा इकाई में एक अंधे बंदर का सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। बंदर हांसी में बिजली के करंट लगने से झुलस गया था और शरीर पर जलने के कई घाव थे। वहीं चलने फिरने में भी असमर्थ था। पशु नेत्र चिकित्सा इकाई में जांच के उपरांत डॉक्टर प्रियंका दुग्गल ने बताया कि बंदर की दोनों आंखों में सफेद मोतिया था। एक आंख में विट्रस भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए आंख की सर्जरी की गई। सफलतापूर्वक सर्जरी के पश्चात बंदर को दिखाई देने लगा है, वह उसकी हालात में सुधार हो रहा है। डॉक्टर प्रियंका व उनकी टीम सर्जरी की सफलता से काफी उत्साहित हैं। 20 मई को हमने इसकी सर्जरी फिक्स करी थी, तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया हमने मंकी की सर्जरी करी है और सर्जरी करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हमें लग गया, क्योंकि एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस में क्या है, वी कैन डू द सर्जरी इन एन अवेक पेशेंट बाय ओनली इंस्टिलिंग द टॉपिकल एनेस्थीसिया, बट इन केस ऑफ आवर पेशेंट्स दे आर नॉट सो कोऑपरेटिव, तो हमें जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करना पड़ता है।
So general anesthesia के बाद we have done the surgery entirely in the GA. So after that the most challenging part was that the post operative care. तो हमने लेकिन जितना मुनीश जी जो हमारे वेलफेयर वर्कर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अपनी मेहनत दिखाई है। उन्होंने अपने पास उस मंकी को रखा। कैटरेक्ट जो था, सफ़ेद मोतिया जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही आंखों में था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।